हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज ये जो सेकेंड लेक्चर में लेके आया हूं ये आपका क्रैश कोर्स का ये भी है रिगार्डिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। आज लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, लेक्चर नंबर 2 में लेने वाला हूं। और अभी तक जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया वो द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज ही मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है, फ्लूइड सॉलिड से डिफरेंट क्यों होता है, फ्लूइड की 5 बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों का क्या था, वो आप लोगों का था विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी भी मैंने बताया था कि लिक्विड और गैसेस के लिए कैसे डिफर कर सकती है और उसके बाद उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या की थी, पढ़ी थी। आज मैं आप लोगों को क्या कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, आप लोगों को चलते चलते वो समझ में आ जाएगा। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज को ही हम यहां पर क्या कर रहे हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज को ही हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीज पढ़ सके, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जो भी पढ़ाऊं आप तक क्लियर कट वो चीज आपको समझ में आए, प्रॉपर्ली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, सो देखिए अभी क्या है कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज में लास्ट टाइम जो मैंने खत्म किया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ विस्कोसिटी में किया था। और अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जब भी हम लोग गेट एग्जाम, मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि गेट एग्जाम जब भी हम देते हैं तो गेट एग्जाम में मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो गेट एग्जाम इज जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच एग्जाम। लेकिन क्या होता है, न्यूमेरिकल्स जब हम बनाते हैं, कोई भी इक्वेशंस हम जब यूज करते हैं तो हम बहुत सारी एजम्पशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो वहां पर हम आइडल गैस इक्वेशन करते हैं। ठीक है, आइडल गैस इक्वेशन हम वहां पे ऐसे पढ़ते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, ये इक्वेशन हम करते हैं। हालांकि जो इक्वेशन के लिए हम सबसे बड़ी एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारा गैस होता है वो क्या होता है, आइडियल होता है। ठीक है, गैस जो होता है हमारा आइडियल होता है। मतलब यहां पर जो ये फ्लूइड है, ये गैस इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो वहां पर जो हम उस फ्लूइड को क्या मान के चलते हैं, आइडल फ्लूइड मान के चलते हैं। ठीक है, तो वहां से ही आज मैं ये लेक्चर बनाने वाला हूं कि एक्चुअली में जो ये आइडल फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है, क्या आइडल फ्लूइड जैसी कोई चीज पॉसिबल है या आइडल फ्लूइड जैसी पॉसिबल नहीं है, तो हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। और उसके बाद हम आते हैं कि अगर आइडल फ्लूइड पॉसिबल नहीं है तो फिर हम किस में आएंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल फ्लूइड में आएंगे। और रियल फ्लूइड के बाद ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियल फ्लूइड को फिर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूं। तो अभी जो मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल एंड रियल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज में ये वाला पोर्शन भी आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि आइडल फ्लूइड क्या होता है। देखिए अगर मैं बार बार कहता हूं, जैसे अगर मैं फ्लूइड की बात करूं तो फ्लूइड में आपको वहां पर लिक्विड को भी कंसीडर करना है और वहां पर आपको गैसेस को भी कंसीडर करना है। ठीक है, बट यहां पर मैं एज अ होल यहां पर मान के चल रहा हूं कि अगर मैं ये लिखता हूं कि मेरे पास एक आइडियल फ्लूइड है, अगर मेरे पास एक आइडियल फ्लूइड है तो वो आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आप लोग ने इसका नाम तो सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसका कॉन्सेप्ट भी पता होगा, बट आइडियल फ्लूइड एक्चुअली होता क्या है। तो मैं इसका प्रॉपर्टीज वाइज इसको लिख के समझाने की कोशिश करता हूं कि अ फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड विच इज इनकंप्रेसिबल, ठीक है, एंड इन विस्कस। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहां पर, मैंने यहां पर लिखा कि एक फ्लूइड जो कि इनकंप्रेसिबल है और इन विस्कस है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहां पर जो ये टर्म मैंने लिखा इनकंप्रेसिबल, उसका क्या मतलब होता है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने लिखा है कि एक फ्लूइड अगर इनकंप्रेसिबल है, अगर फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई फ्लूइड है जो कि फ्लो की कंडीशन में, मतलब यहां पर कोई भी फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, मैं मान लेता हूं ये कोई फ्लूइड है और ये फ्लो की कंडीशन में। ठीक है, अगर फ्लो की कंडीशन में फ्लूइड की डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं।
अगर फ्लूइड की डेंसिटी, जो कि जिसको हम रो से डिनोट कर रहे हैं, फ्लो के दौरान अगर चेंज नहीं होती है तो वो मेरी क्या कहला जाती है, वही मेरी कहला जाती है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने बस ये कहा कि वो कोई भी फ्लूइड जो फ्लो के दौरान जिसकी क्या होती है, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, वो मेरी क्या कहला जाती है, वो मेरी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कहला जाती है। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि क्या होता है कि फ्लूइड्स, मैंने अभी कहा आप लोगों को दो टाइप्स का होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैसेज होता है। तो जनरली जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, फ्रेंड्स, लिक्विड्स जनरली क्या होता है, इनकंप्रेसिबल होता है। ठीक है, अब लिक्विड्स में क्या हो सकता है, लिक्विड्स में बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमारा सबसे जो स्टैंडर्ड लिक्विड है, जिसके बारे में मैंने कल पढ़ाया था, वाटर इज ए स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड लिक्विड। तो वाटर जो होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां पर वाटर, ठीक है, वाटर क्या होता है, वाटर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, अगर वाटर को बहुत ज्यादा, अगर आप किसी टैंक में वाटर को भरते जा रहे हैं जो कि क्लोजली इंपैक्ट है, तो बहुत बड़े बड़े स्टील जैसे टैंक को भी क्या कर देता है, वाटर क्या कर देता है, क्रश कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, फाड़ देता है। मतलब क्या होता है वहां पे कि जो वाटर होता है ना, वाटर आपका इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, अगर मैं केरोसिन बोलूं, ये भी एक लिक्विड है, ये भी कैसा है, इनकंप्रेसिबल है। अगर मैं पेट्रोल बोलूं तो ये भी कैसा है, आपका इनकंप्रेसिबल है। मतलब आप यहां पर कितना भी प्रेशर एंड टेम्परेचर यहां पे लगा दीजिए, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, बट प्रेशर टेम्परेचर के लगाने के बावजूद भी क्या होता है, इनकी डेंसिटी जो होती है चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग दी फ्लो। तो क्या अगर ये मेरे जो लिक्विड्स होते हैं, अगर ये इनकंप्रेसिबल हैं, तो क्या ये आइडल फ्लूइड होगा? नहीं फ्रेंड्स, अब आप देखिए, इसको फिर से पढ़िए आप। अ फ्लूइड विच इज इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्कस। इनविस्कस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर मैं आपको इनविस्कस के बारे में बताऊं, इनविस्कस के बारे में बताऊं, तो वो फ्लूइड्स जिसके अंदर कोई भी विस्कोसिटी ही ना हो, द फ्लूइड्स विच डोंट हैव एनी विस्कोसिटी, द फ्लूइड्स विच हैज नो विस्कोसिटी। तो वो कोई भी फ्लूइड जिसके अंदर किसी भी तरह की विस्कोसिटी नहीं है, मतलब फ्लो के दौरान वहां पर क्या हो रहा है कि कोई भी फ्लूइड, मतलब वहां पर कोई भी फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, तो वो फ्लूइड्स मेरा क्या कहलाता है, वही फ्लूइड मेरा आइडल फ्लूइड कहलाता है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखिए ये पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी फ्लूइड हो। मैंने आपको बताया था कि लिक्विड में हमेशा होता है विस्कोसिटी, किसकी वजह से होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, और जो गैसेस होता है उसमें किसकी वजह से होता है, इंटर एटॉमिक मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से होता है। तो कुल मिला के बात तो ये बिल्कुल सही है कि भले किसी भी कारण से हो, कोहेशन की वजह से हो या इंटर एटॉमिक मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से हो, विस्कोसिटी तो हो रही है। तो विस्कोसिटी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी फ्लूइड, कोई भी नो फ्लूइड existing in nature is an ideal fluid। ठीक है, कोई भी वो फ्लूइड जो नेचर पर एग्जिस्ट करता है वो मेरा आइडल फ्लूइड क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, नाउ अगर कोई भी फ्लूइड मेरा आइडल फ्लूइड नहीं होता है, तो मेरे फ्लूइड किस टाइप के फ्लूइड होते हैं, मेरे जो फ्लूइड्स होते हैं वो होते हैं रियल फ्लूइड्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं जिसको हम क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो मेरे पास रियल फ्लूइड्स है। लेकिन अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं कि मैं जो फ्लूइड्स है, अगर मैं आइडल फ्लूइड की प्रॉपर्टी लिखना चाहूं, तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो सिर्फ इनकंप्रेसिबल एंड इनविस्कस होता है। एक्चुअली जो आइडल फ्लूइड्स होते हैं, आइडल फ्लूइड्स की और भी आपके क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि इनकंप्रेसिबल होता है, आपका जो आइडल फ्लूइड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। दूसरा मैंने क्या लिखा था, दूसरा मैंने ये लिखा था कि जो आइडल फ्लूइड होता है वो इनविस्कस होता है। ये क्या होता है, इनविस्कस होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, और ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका आइडल फ्लूइड होता है उसका जो बल्क मॉड्यूलस होता है, ये टर्म आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी कि मॉस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर जो बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, इज इनफाइनाइट। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस जो आइडल फ्लूइड होता है उसकी जो
वैल्यू होती है बल्क मॉड्यूलस की वो इनफाइनाइट होती है। अब अगर आप लोगों को पता नहीं कि बल्क मॉड्यूलस क्या है तो घबराने की बात नहीं, बल्क मॉड्यूलस को मैं समझाऊंगा, वहां इस पॉइंट को मैं फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, जो आपका आइडल फ्लूइड होता है, आइडल फ्लूइड में, आइडल फ्लूइड हैज नो सरफेस टेंशन, कोई भी आइडल फ्लूइड में सरफेस टेंशन नहीं होता है, ठीक है। सरफेस टेंशन को हिंदी में हम पृष्ठ तनाव भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको इसका भी नॉलेज नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, अभी आप बस ये 4 चीजें मान के चलेंगे कि जो फ्लूइड होता है, जो आइडल फ्लूइड होता है आपका, ठीक है, तो आइडल फ्लूइड क्या होता है, आइडल फ्लूइड आपका इनकंप्रेसिबल होता है, इनविस्कस होता है, उसके बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है और उसमें किसी भी तरह का सरफेस टेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये चारों चीजों को मान के चलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि देयर इज नो सच फ्लूइड लाइक, देयर इज नो सच फ्लूइड एज आइडियल फ्लूइड, कोई भी ऐसा फ्लूइड जिसको हम कह रहे हैं कि वो आइडल फ्लूइड है, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसीलिए जो हमारे पास रियल फ्लूइड्स होते हैं, जो भी हमारे पास रियल फ्लूइड्स होते हैं, जो भी फ्लूइड्स होते हैं, जो भी रियल फ्लूइड्स नहीं बोलूंगा मैं, हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स होते हैं, हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, वो रियल फ्लूइड्स होते हैं। और रियल फ्लूइड्स में ही जो सबसे पहले हमें पढ़ना रहता है, देखिए मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे अगर मैं रियल फ्लूइड्स की बात करूं, रियल फ्लूइड्स, और इसको अगर मैं यहां पर क्लासिफाई करने की बात करूं, ठीक है, तो एक हमारा होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक हमारा होता है न्यूटोनियन फ्लूइड्स, और दूसरा हमारा होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब यहां पर जो रियल फ्लूइड्स है उसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर में भी मैं कर सकता हूं, इनकंप्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल में लिख सकता हूं, लेकिन जो जनरली हम रियल फ्लूइड्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें हम मेनली 2 टाइप्स में ही करते हैं। एक होता है मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड और दूसरा मेरा जो फ्लूइड का टाइप होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर डेडिकेटेड है वो डेडिकेटेड है द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर आपसे कहीं भी पूछा जाएगा तो वो 110% किससे पूछा जाएगा, वो न्यूटोनियन फ्लूइड से ही पूछा जाएगा। देखिए कैपिलरी एक्शन से भी पूछा जा सकता है, प्रेशर डिफरेंस इन सोप एंड बबल से भी पूछा जा सकता है, बट जो न्यूमेरिकल का पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा हाई चांस ये रहता है कि उसमें आपके न्यूटोनियन फ्लूइड से सवाल आया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक वो होगा हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ते हैं। ओके चलिए, ओके चलिए। अच्छा, न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको पढ़ा देता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया कि जो फ्लूइड्स हमारे कंप्रेस हो सकते हैं या जो फ्लूइड्स हमारे कंप्रेस नहीं हो सकते, तो जनरली हमारे पास जो लिक्विड्स होते हैं, यहां पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो लिक्विड्स होते हैं हमारे वो मेरे इनकंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनकी जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है, यानी कि ये कांस्टेंट रहती है। लेकिन यहां पर मैं एक बात कर दूं कि जनरली जो गैसेस होते हैं हमारे, ठीक है, जनरली जो गैसेस होते हैं हमारे, गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। कंप्रेसिबल नेचर के मतलब क्या है कि अगर मैं उनमें बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूं तो वो क्या होता है, उसका जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए रियल फ्लूइड्स को अगर हम प्रेशर एंड टेम्परेचर के बेसिस पर भी डिवाइड करना चाहे तो वहां पर एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स आ जाते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स आ जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका, सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप लोग घरों में यूज करते हैं वो है आपके गैस सिलेंडर, ठीक है। गैस सिलेंडर के बारे में आप लोगों को पता होगा। गैस सिलेंडर में क्या होता है, गैस सिलेंडर में फ्रेंड्स जो आप लोगों का जो गैसेस होता है ना, जो मेनली कौन सा इसमें आपका इस्तेमाल होता है, जो जलाने के लिए यूज होता है वो होता है मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, मीथेन तो गैस फॉर्म में रहता है, लेकिन जब उसको सिलेंडर के अंदर डाला जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है
और बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जो मीथेन गैस है वो लिक्विडिफाई हो जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मतलब उसको क्या हो जाता है, मतलब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज कर देते हैं, गैसेस टू लिक्विड चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आप लोग अपना बर्नर जलाते हैं, तो बर्नर जलाते हैं तो क्या होता है, वही लिक्विड फॉर्म जो होता है मीथेन का वो फ्लो करता है पाइप के थ्रू और कहां जाता है, आपके बर्नर में जाता है। और जब वो बर्नर में जाता है तो वहां पे वो कैसे एक्ट करता है, वहां पे वो एज अ गैस एक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ड्यूरिंग द फ्लो उसकी क्या हो जाती है, लिक्विड से वो गैस बन जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल जो आप लोगों के घरों में ये जो गैस सिलेंडर का है ना, वहां पे बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि अगर उसमें सिर्फ गैस रहेगा ना तो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि वो क्या हो जाता है, लिक्विडिफाई हो जाता है। ठीक है, तो जनरली आपको ये समझना है कि आपके जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स आपके इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो आपके गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस में आपकी जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड में फिर से आ जाते हैं। ओके, चलिए यहां पर था, हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड पे थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमको यह समझना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे होते क्या है। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे सर ये न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा बात है। ठीक है, वो कोई भी फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। चलिए इसको मैं पहले लिख देता हूं, एनी फ्लूइड विच फॉलोज Newton law of viscosity is known as Newtonian fluid. वो कोई भी फ्लूइड जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा वो मेरा क्या कहलाता है, वो मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। अब ये तो हमको पता चल गया कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो करेगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड है, बट हमको ये भी तो समझना पड़ेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। तो न्यूटन, देखिए इस पॉइंट को समझने के लिए अगर मैं इस पॉइंट को बोलना चाहता हूं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को समझना चाहता हूं, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या लिखूंगा, यहां पर मैं ये लिखूंगा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है क्या। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट the shear stress in a fluid is directly proportional to the rate of shear strain, इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा समझते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूं ताकि यहां पे आप लोगों को दिखे। ठीक है, वो ये है, देखिए न्यूटन, पहले तो हमको ये समझना है कि न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड वो हर फ्लूइड होता है जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में न्यूटन ने ये कहा था कि जो शियर स्ट्रेस होता है जो अप्लाई किया जाता है, हमने फ्लूइड को जब बेसिकली डिफाइन किया था तो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस को ही लगाया था कि एक फ्लूइड है वो एक ऐसा फॉर्म है मैटर का कि जिसमें जब मैं शियर स्ट्रेस लगाऊंगा, हाउ स्मॉल, कितना भी छोटा हो सकता है, उसमें जो डिफॉर्मेशन आता है वो क्या होता है, वो परमानेंट होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। तो यही जो शियर स्ट्रेस जो फ्लूइड में हम लगाते हैं ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। मतलब अगर मैं यहां पर शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, शियर स्ट्रेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं यहां पर शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं तो शियर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम किससे करते हैं, यहां पे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम करते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy। बहुत सारी जगह पर यह भी लिखा जाता है कि इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो यहां पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ एंगुलर
डिफॉर्मेशन। तो अगर मैं यहां पर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाय डी टी। मैं यहां पर इसको ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं टाउ की यहां पर बात कर रहा हूं तो टाउ में यहां पर क्या है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना चाहता हूं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा और उसमें इक्वालिटी साइन को ऐड ऑन करूंगा तो वहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अगर मैं इसको इक्वालिटी साइन कर रहा हूं तो यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो मेरा क्या होता है, म्यू। और यही जो मेरा कहलाता है, यही मेरा एक न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, जो शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, जहां पे ड्यू बाई डीवाई क्या है आपका, ड्यू बाई डीवाई है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है आपका। अब यहां पर जब मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया, म्यू आ गया। और यहीं पर इस म्यू को हम क्या लिखते हैं, इसी को म्यू को हम लिखते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो जो शियर स्ट्रेस है, जो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो प्रोपोर्शनैलिटी जब हम हटाते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मैं हटा रहा हूं तो वहां पर जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। और यही डेफिनेशन किसका होता है, यही मेरा न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन होता है। अब चलिए मैं आप लोगों को यहां पर एक और अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों को कितना समझ में आता है। मेरे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसको। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते थे क्लास 11th में, होपफुली क्लास 11th में ही था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, अगर मैं वहां पर लिखता था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर मैं एकदम बेसिक इक्वेशन लेके चलता था तो वो बेसिक इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का रहता था वो क्या होता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें जो आपका y होता था, ठीक है, y क्या होता था, यहां पर जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट में y हम लिखते थे, x एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल रहता था, m जो होता था एक कांस्टेंट होता था जिसको हम कहते थे स्लोप ऑफ द कर्व, इसको हम क्या कहते थे, स्लोप ऑफ द कर्व। और m की वैल्यू क्या होती थी, m की वैल्यू यहां पर कांस्टेंट होती थी। ठीक है, और ये जो c होता था फ्रेंड्स, c होता था, ये क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ये होता था हमारा, ये होता था कि नहीं होता था। अगर मैं आपको लीनियर इक्वेशन की बात करूं या मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन के बेसिक इक्वेशन की बात करूं, अब आप बोलोगे नहीं सर वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला एक इक्वेशन था, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं एकदम आपको बेसिक इक्वेशन यहां पर डील कर रहा हूं कि जो बेसिक लाइन का इक्वेशन था वो क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पर क्या होता था कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी में जो ये लाइन बनती थी, इसमें जो m होता था वो आपका स्लोप होता था और c आपका इंटरसेप्ट होता था। अगर मान लीजिए कि मेरी लाइन कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बना रही है, बहुत ध्यान से देखिए, ये समझना जरूरी है अगर आप न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहां पर कोई भी इंटरसेप्ट, देखिए ये कब होता है, अगर आपकी लाइन कुछ इस तरह से हो, अगर आपकी लाइन कुछ इस तरह से बन रही है तो क्या होता है, ये आपका स्लोप होता है, ये थीटा एंगल होता है, और जो स्लोप होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। ठीक है, dy, सॉरी मैं आपको बता देता हूं, स्लोप जो होता है वो क्या होता है आपका tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा, m की वैल्यू क्या होती है tan थीटा। अब ये जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है, इसी को हम किससे डिनोट करते हैं, c से डिनोट करते हैं। नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहां पर क्या करूं, अगर मैं यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू को 0 ले लूं, मान लीजिए कि ये वैल्यू मेरी 0 हो गई है, मान लीजिए, ठीक है, तो यहां पर जो मुझे जो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा।
ठीक है। और y इज इक्वल टू mx में, y इज इक्वल टू mx में क्या हो जाएगा, यहां पर जो लाइन आएगा, मतलब यहां पर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है मतलब जो लाइन का जो पासिंग होगा वो थ्रू द ओरिजिन होगा। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो ये पॉइंट क्या है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0,0 होता है। तो यहां पर ये जो लाइन बन रही है कैसी बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। थोड़ा सा इसको मैं नीचे ला देता हूं, ये आपकी लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। नाउ यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, जब मैंने यहां पर इक्वेशन लिखा था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा अगर आप रिलेट करेंगे, जहां पर मैं इंटरसेप्ट को 0 ले रहा हूं, तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, आप इन दोनों इक्वेशन को वो करिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई, ठीक है, और यहां पर मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। यहां पर क्या था, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, यहां पर क्या था, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब अगर मैं इस y एक्सिस की बात करूं, अगर मैं इस y एक्सिस की बात करूं तो y पर यहां पर क्या है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इस तरह से होगा, और यहां पर आपका क्या होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू बाई डी वाई होगा, और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये होगा। मतलब अगर मैं देखूं तो ये जो लाइन है, अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं जिसमें मैं शियर स्ट्रेस को y एक्सिस पे करूं और हमारे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को मैं x एक्सिस पे अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, तो ये जो मेरा लाइन शो कर रहा है, ये लाइन किसका शो कर रहा है, यही मेरा लाइन किसका शो हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, इसको मैं और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका y एक्सिस था, ये आपका x एक्सिस था, यहाँ पे शियर स्ट्रेस हो गया, ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी यू बाई डी वाई, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जो यहाँ पर जो मेरे न्यूटोनियन फ्लूइड का जो यहाँ पर कर्व बन रहा था वो कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए आप लोग, एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, ये आपका क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर जो स्लोप था, मैंने क्या कहा था, इसको मैंने थीटा कर दिया था, इसको मैंने थीटा कर दिया था, और ये क्या था, ये लाइन का स्लोप ही तो था। तो यहां पर जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू यहां पर किसके बराबर हो जा रही है, m की वैल्यू यहां पर डायनामिक विस्कोसिटी के बराबर हो जा रही है कि नहीं हो जा रही है। इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द कर्व क्या होता है कि मेरे डायनामिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो एज अ कांस्टेंट एड चलती है, ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी, यहां पर इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको इस तरह से समझाया, ठीक है। और अगर मैं यहां पर कह रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूं, अगर मैं सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो हमें पता है कि x एक्सिस में जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जो शियर स्ट्रेस होता है वो किसकी वजह से आता है, शियर स्ट्रेस आपका विस्कोसिटी की वजह से आता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे कि शियर स्ट्रेस जो फ्लूइड में उत्पन्न होता है या बनता है, ठीक है, बहुत अच्छी हिंदी बोल दे रहा हूं मैं, तो यहां पर जो शियर स्ट्रेस बनता है वो किसकी वजह से बनता है, विस्कोसिटी की वजह से बनता है। तो विस्कोसिटी की वजह से जब बनता है, इसका मतलब अगर विस्कोसिटी नहीं होगी तो शियर स्ट्रेस भी वहां पर क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो कि 0,0 है, और यहां पर अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस में यानी कि इस लाइन में आपकी शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, और अगर शियर स्ट्रेस आपकी विस्कोसिटी की वजह से हो रहा है तो वहां पर विस्कोसिटी की भी वैल्यू क्या है, 0 है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर विस्कोसिटी की वैल्यू 0 है तो वो मेरा किस टाइप का फ्लूइड आ जाता है, तो वो मेरा आइडल फ्लूइड आ जाता है। यानी कि इस ग्राफ से हम सिर्फ एक नहीं 2 फ्लूइड के बारे में सीख पाते हैं, और एक होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड, और ये वाला जो x एक्सिस का लाइन है ये किसको डिनोट करता है, ये आइडल फ्लूइड को डिनोट करता है, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं न्यूटोनियन फ्लूइड से रिलेटेड, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है, ठीक है ना, वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है, इसको भी मैं थोड़ा सा बना देता हूं यहां पे। अगर मैं दो इस टाइप से लूं, ठीक है, तो एक्चुअली जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस टाइप से होती है। मतलब जो मैं लिख रहा हूं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है ना, इसकी जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक होती है। मतलब ये जो कर्व होता है आपका, ये जो कर्व होता है ये कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है, ये कर्व आपका कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे सेक्शन के लिए बात करूं, ठीक है, मान लीजिए वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होगा, वेलोसिटी प्रोफाइल, ये डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं किसी एक पर्टिकुलर लेयर की वेलोसिटी को यू मान रहा हूं, तो उसके ऊपर के लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू प्लस डी यू के बराबर कुछ हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं कि कितना लेयर वो चला, मतलब कितना चला, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर कितना चला तो मैं उसको dt से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत डिटेल एनालिसिस हो जाता है। अभी आप बस इतना जान के रखिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको बता देता हूं कि जो आपका वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो कैसा होता है, वो पैराबोलिक होता है। लेकिन हम लोग यहां पर जब न्यूटोनियन फ्लूइड को पढ़ रहे थे, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में हमने क्या माना था कि जो प्रोफाइल होता है हमारा, जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है ना, वो कैसा होता है हमारा, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है। कैसा होता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल मान के चल रहा हूं, ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल मान के चल रहा हूं, तो वो मैं कैसे मान के चलूंगा, वो मैं कुछ इस तरह से मान के चलूंगा, ठीक है, इस तरह से मान के चलूंगा। मतलब ये है मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो कैसा होता है, एक्चुअली में जो आपका वो जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है वो आपकी पैराबोलिक होती है। लेकिन हम फॉर इजी कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, हमने कुछ एजम्पशन लेते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी प्रोफाइल का हम जो एजम्पशन लेते हैं, वेलोसिटी प्रोफाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हम कैसा मान के चलते हैं, वो हम लीनियर मान के चलते हैं, ठीक है। ये चीजें कहां आपसे पूछी जा सकती हैं, देखिए ये चीज आपसे या तो वन लाइनर में पूछी जा सकती है कि द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड इज, एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में पैराबोलिक होता है। हम इसके लिए क्या मान के चलते हैं, हम इसके लिए लीनियर मान के चलते हैं। तो अगर मैं इसको लीनियर मान के चल रहा हूं फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या होगा, मेरा एरर आएगा मेरा, और एरर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये रहा मेरा एरर, ये रहा क्या, ये मेरा एरर हो गया, ये मेरा एरर हो गया, ठीक है। तो अगर ये मेरा एरर हो गया, तो इतना एरर तो हम लोग कैसे करेंगे, इतना एरर तो हम ले नहीं सकते। इसलिए क्या होता है ना, जब भी हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल को देखते हैं तो बहुत ही छोटे सेक्शन के लिए देखते हैं। अगर मैं बहुत ही छोटे सेक्शन के लिए देखूं, अगर मैं वेलोसिटी प्रोफाइल एकदम छोटे सेक्शन के लिए बनाऊं, तो यहां पर जो एरर की वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए या तो मैं पैराबोलिक कंसीडर करूं या तो मैं लीनियर कंसीडर करूं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अगर बहुत छोटे सेक्शन के लिए मैं ले रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल अगर लीनियर है, ठीक है, तो इससे मेरा क्या फर्क पड़ेगा, इससे मुझे क्या फायदा मिलेगा, इससे मुझे यह फायदा मिलेगा कि जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं इक्विवेलेंट टू लिख सकता हूं टाउ इंटू वी बाय वाई, या फिर वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी बाय एच, ठीक है। ये सॉरी फॉर्मूला ही गलत लिख दिया, टाउ इज इक्वल टू म्यू वी बाय एच, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। हालांकि ये सही नहीं होगा प्रैक्टिकली नहीं होगा, बट थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। जहां पर v क्या होता है, जहां पर v जो होता है फ्रेंड्स, आपका v जो होता है आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है। और वेलोसिटी भी कैसे मान के चलते हैं, अब देखिए यहां पर जो मैं वेलोसिटी को कंसीडर कर रहा हूं, वो वेलोसिटी भी मेरी कैसी है, वो वेलोसिटी भी मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। और h क्या है, h कुछ हाइट होगा, कुछ डेप्थ होगा। मतलब अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, अगर यहां पर मैं y की वैल्यू 0 कंसीडर कर रहा हूं, इसमें y की वैल्यू h को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। और उसके बाद हम ये भी मान के चलते हैं कि यहां पर ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाती है, कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जा रही है, ठीक है। ओके, सो यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी थी, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, और हेड की वैल्यू यहां पर भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये भी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्विवेलेंट टू ऐसे लिख सकते हैं, और इस तरह से हम न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट किसका रहा, न्यूटोनियन फ्लूइड का रहा, ठीक है। अब न्यूटोनियन फ्लूइड में जो हम ये म्यू करते हैं, म्यू को हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। म्यू को हम क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी,
ठीक है, म्यू को हम क्या करते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब डायनामिक विस्कोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, यानी कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो डायनामिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है, जो एसआई यूनिट होती है, वो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को मैं और किस नाम से जान सकता हूं, इसे हम पास्कल सेकंड के नाम से भी लिख सकते हैं। किसके नाम से लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड के नाम से भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पास्कल क्या होता है, पास्कल किसका एसआई यूनिट होता है, पास्कल आपका प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। आप बोलेंगे नहीं सर स्ट्रेस का होता है, अरे दोनों का होता है। ठीक है, तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, एकदम बेसिक बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, फोर्स क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं इसमें टाइम का पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास्कल सेकंड। तो बस मैंने वही चीज लिखी है, ठीक है, ओके चलो। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट होता है म्यू का, वो पास्कल सेकंड होता है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में आपको पॉइज दिया जाता है, पॉइज या सेंटी पॉइज ऐसे करके दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको क्या दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स में आपको पॉइज दिया जाता है कि जो यूनिट होता है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का, वो फलाना पॉइज है, 10 पॉइज, 20 पॉइज, 0.5 पॉइज, ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल में दे देगा। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया है कि एसआई यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कन्वर्ट ऑल योर डायमेंशंस इनटू एसआई यूनिट। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको एसआई यूनिट पर कन्वर्ट करेंगे। तो एसआई यूनिट में कन्वर्जन रेट क्या है इसका, कि 1 पॉइज 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। या फिर आप इसको उल्टा लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन सेकंड, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ये कितना होता है, 10 पॉइज होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कह देगा सेंटी पॉइज अगर मैं कह दूं कि कोई चीज आपको दी गई है 20 सेंटी पॉइज, यहां पर आपको दे दिया जाएगा सेंटी पॉइज, POIC, ठीक है, POISE होगा। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 सेंटी पॉइज आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, वो भी तो एक उसका डायमेंशन है, बट नॉट इन एसआई यूनिट। तो आप इसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटी पॉइज जो होता है वो 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। 10⁻² मत ले लेना। क्यों, हम लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं मैं बताता हूं। 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है। तो बच्चे न्यूमेरिकल में कहां गलती कर देते हैं, उनको पूरा न्यूमेरिकल सही बनाएंगे, यहां पर गलती कर देंगे। ठीक है भाई, 1 सेंटी पॉइज जो होगा, 1 सेंटी पॉइज, ये 10⁻² पॉइज होगा, ये 10⁻² पॉइज होगा। लेकिन पॉइज भी तो अभी तक आपका ऐसा यूनिट तो नहीं है ना, मीटर आपका ऐसा यूनिट है, लेकिन पॉइज आपका ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, अगर आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर से आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और तब आप इसको फिर कहां जाएंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी के ऐसा यूनिट पर जाएंगे। तो यहां पर आपके पास क्या निकल के आएगा, यहां पर आपके पास 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर निकल के आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, ये रहा कॉन्सेप्ट आपका जो हम रिलेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे इसे हम ग्राफ में मैंने ड्रॉ करके समझाया कि इसका रिलेशन क्या होता है। वेलोसिटी प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा जो एक और चीज आपको सीखनी रहती है वो रहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, ओके चलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी समझ जाते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, न्यू, इसको न्यू कहते हैं। ठीक है, वी और वैसे करके, वी ऐसे, ये ऐसे कुछ टाइप से आपका वी दिख रहा है। ठीक, चलो इसको न्यू कहते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइडेड बाय क्या होती है, वो डिवाइडेड बाय आपकी होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड।
डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब यहां पर डायनामिक विस्कोसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? अभी मैंने बताया था डायनामिक विस्कोसिटी को हम कर रहे हैं यहां पर म्यू से, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को हम किससे कर रहे हैं? रो से। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसका ये फॉर्मूला होता है, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब यहां पर मैं अगर ऐसा यूनिट की बात करूं कि भाई इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस सब की पूरी वैल्यू ले सकते हैं कि म्यू आपका क्या होता है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है ना। न्यूटन आपका क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और रो क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी वैल्यू डालेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप इसको डालेंगे ये न्यू, तो ये आप जब कटपीट करेंगे, जब आप इसको कटपीट कर देंगे तो इसकी जो ऐसा यूनिट निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड निकल कर आएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट। आप इतना कटपुट करने से अच्छा आप कट करके देख लीजिए, आप कट करके देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड से सेकंड कट गया तो केजी मीटर पर सेकंड इनटू मीटर क्यूब अपॉन ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर कट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया मीटर। ठीक है, और उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे बाय केजी, तो केजी केजी कैंसिल, क्या आ गया आपका? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर आप इसको पूरा कटपीट करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज को मैंने लिख दिया, मैंने इनकी वैल्यूज को लिख दिया। ठीक है, मैंने बस इनकी वैल्यूज को लिख दिया। ठीक है, वैल्यूज को लिख के मैंने क्या किया? वैल्यूज को लिख के मैंने बस इसका क्या किया? ऐसा यूनिट डिराइव कर लिया। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। ठीक है, देखिए ऐसा यूनिट का जो खेल है ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है फ्रेंड्स। क्यों मैं बता रहा हूं एग्जाम में? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे फ्लूइड डायनामिक्स में पावर निकालने को बोलूंगा तो कई बार क्या होता है हम पावर का फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, हम तो ध्यान रख नहीं सकते। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई इक्वेशन आ रहा है, ठीक है, कि पावर की वैल्यू मेरी डेंसिटी इंटू डिस्चार्ज इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हेड होती है। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ इक्वेशन बोला, तो उस इक्वेशन में आप क्या करिए, अगर आप श्योर नहीं है कि आपका दिया हुआ इक्वेशन सही है या नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप उसका ऐसा यूनिट चेक कर लो। ठीक है, अगर आप उसके जो भी आपने इक्वेशन या फॉर्मूला लिखा है, अगर आप उसका ऐसा यूनिट उसके मेन इक्वेशन के ऐसा यूनिट से बैलेंस हो जा रहा है, मतलब आपका लगाया हुआ इक्वेशन या फॉर्मूला सही है, तो ऐसा यूनिट बहुत अच्छा चीज है फ्रेंड्स। अगर आपको सभी के ऐसा यूनिट आते हैं और ऐसा यूनिट के साथ अगर आपको खेलना आता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप गेट में बना सकते हैं। बहुत सारे इन द सेंस ऐसे नहीं सारे क्वेश्चन, 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो सिर्फ ऐसा यूनिट बैलेंस करके ही आप क्या कर सकते हैं, आंसर के क्लोज आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर स्मार्टनेस भी होता है। देखिए जो गेट का पेपर बनाते हैं उनको पता है कि आप क्या जानते हैं, उनको पता है कि आप कहां फंस सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी कमजोरी समझना है, उनको पता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आप फंस सकते हैं। ठीक है, ओके, आपको याद नहीं आएगा तो आप क्या करिए, ऐसा यूनिट को, इसके सारे ऐसा यूनिट को लिख लीजिए और उसके बाद काट कूट के कर लीजिए। ठीक है, 65 क्वेश्चन है, 3 आवर्स सफिशिएंट टाइम होता है आपके पास। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में बता दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी बता दिया। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि अगर मैं लिखूं लिक्विड्स और गैसेस के बारे में, मैं पहले लिख देता हूं यहां पर लिक्विड्स और यहां पर मैं लिख देता हूं गैसेस के बारे में, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, पहला चीज आपको ध्यान नहीं रखना है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस होता है। बहुत ज्यादा समझिएगा इस बात को। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड्स होता है वो मेरा डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस से ज्यादा रहता है, और ये ऑलवेज होता है। ऑलवेज मतलब हमेशा ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, हमेशा ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन या लेस देन दोनों हो सकता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस से।
ठीक है, मतलब क्या होता है, ये साइन का मतलब ये है कि दोनों केसेस पॉसिबल है। आपका ग्रेटर भी हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। ठीक है, तीसरी चीज आप क्या लिख सकते हैं, जो चीज आपको एग्जाम में काम आ सकती है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड्स होती है। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो लिक्विड्स होती है वो गैसेस से 55 टाइम्स होती है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में 51 लिख देता है, 50 लिख देता है, बट एक्चुअली में जो करेक्ट इसका है 55 टाइम्स ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, मतलब सॉरी यहां पर लिक्विड नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहां पर मुझे लिखना चाहिए वाटर। ठीक है, ये क्या होती है, म्यू ऑफ 55 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एयर। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, जो म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू होती है, अगर मैं म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू लिखना चाहूं, ठीक है, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, तो म्यू ऑफ जो वाटर होता है, ठीक है, एट 1 डिग्री सेल्सियस, एट 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ जो वाटर होता है एट 1 डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू होती है 1 सेंटीपॉइज। कितनी होती है, 1 सेंटीपॉइज, यानी कि कितना हो गया, 10 टू द पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ये 1 डिग्री सेल्सियस के लिए होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, म्यू बाय रो। ठीक है, और अगर मैं यहां पर वाटर की निकालना चाहता हूं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, वाटर, और म्यू भी यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, ये कितना होगा, 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय, या क्या होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आपको पता होनी चाहिए, कल भी मैंने बताया था, ये कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये कितनी आ जाती है फ्रेंड्स, ये आपकी आ जाएगी अंडर नॉर्मल जो रूम कंडीशन होता है, इसमें आती है 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, ओके, इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा आप ये लिख सकते हैं, कितने पॉइंट्स हो गए यहां पर, 5 पॉइंट्स। देखिए, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी की बात करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी की बात करूं तो जो सबसे कम विस्कोसिटी होती है वो किसकी होती है, वो गैसोलीन की होती है। वो किसकी होती है, गैसोलीन की होती है। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी विस्कोसिटी होती है, मैं डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं, ये होती है वाटर की। ठीक है, उससे ज्यादा किसकी होती है, ये आपकी होती है क्रूड ऑयल की। किसकी होती है, क्रूड ऑयल की। और उसके से ज्यादा, सबसे ज्यादा यानी कि किसकी होती है, सबसे ज्यादा डायनामिक विस्कोसिटी होती है कास्टर ऑयल की। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1। और यही मैं अगर मरकरी के लिए लिखना चाहूंगा, अगर मैं मरकरी के लिए लिखना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 13.6। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो हो गया आज के लिए इतना। अच्छा, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, मैंने सोचा था कि हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को भी आज करेंगे, बट न्यूटोनियन फ्लूइड में बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, न्यूटोनियन फ्लूइड में एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर आप शियर स्ट्रेस कैलकुलेट किए हैं म्यू du by dy, ठीक है, अब वेलोसिटी प्रोफाइल को मैंने यहां पर माना था कि मेरी वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पर लीनियर है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू v by y, या फिर म्यू v by h में लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां पर आपका फोर्स निकालना चाहता हूं, फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू v by y इनटू एरिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू v a by y, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये किससे आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। अगर मैं यहां से टॉर्क निकालना चाहता हूं तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू रेडियस, तो यहां पर क्या होगी, टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर रेडियस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू v a d अपॉन 2y। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क की वैल्यू लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो सकता है।
ठीक है, मतलब मैं एक जनरलाइज्ड कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है। उसके साथ अब टॉर्क निकल गया तो पावर निकाल सकते हैं, ठीक है, टी इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2πn/60, ठीक है, पावर निकल गया इससे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको बस क्या करना है, एक के साथ एक रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते जाना है और लिखते जाना है, और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। तो आज इस क्रैश कोर्स के सेकंड लेक्चर में हमने फ्लूइड प्रॉपर्टीज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा, और वो क्या था, वो था द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड्स और कुछ ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फ्लूइड प्रॉपर्टीज थोड़ा सा लेंदी है, कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 3 में फ्लूइड प्रॉपर्टीज को मैं पूरी तरह से खत्म कर दूं और उसके बाद में फ्लूइड स्टैटिक्स पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको कैसा लग रहा है मेरा लेक्चर, क्या बहुत फास्ट लग रहा है, बहुत स्लो लग रहा है। खैर फास्ट लगे भी तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपको कम समय पे बहुत ज्यादा चीज मुझे पढ़ाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा पूरा सिलेबस आप लोगों का मैं कंप्लीट करा ही दूं, ठीक है। उसके बाद टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं मेंटली अपने आप को बना रहा हूं कि मैं सारी चीजें आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को पढ़ेंगे, ग्राफ को अच्छे समझेंगे। आज का जो मैंने ग्राफ समझाया है ना फ्रेंड्स आप लोगों को, लेट मी गो टू द ग्राफ। ये ग्राफ जो है ना, ये जो ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाया ना फ्रेंड्स, ये ग्राफ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैं आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ाऊंगा तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में मैं आपको एक एक चीज नहीं समझाऊंगा, वहां पर मैं डायरेक्ट ग्राफ बना के फ्लूइड्स के बारे में बताता चला जाऊंगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट पर इतना ज्यादा डिस्कस किया, इतना ज्यादा एम्फसाइज किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।